शुरू होती है सुबह करीब 3:30 लॉस एंजल्स की एक डोनट शॉप पर एक आर्मर्ड ट्रक रुकता है और उसके 2 सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाते हैं। तभी अचानक एक कार और एक एसयूवी आकर ट्रक का रास्ता ब्लॉक कर देती हैं। दोनों गाड़ियों से कई हथियारबंद लोग निकलते हैं। सबके शरीर पर भारी बॉडी आर्मर और चेहरों पर गैस मास्क। ये गुंडे हाई पावर हथियारों से लैस थे। जैसे ही गार्ड बाहर आए उन्होंने उन पर बंदूकें तान दी। ट्रक ड्राइवर ने तुरंत एलएपीडी को मैसेज किया कि उन पर भारी हथियारों से हमला होने वाला है। तभी एक गार्ड ने अपनी पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत गोली मार दी जाती है। अगली ही पल ड्राइवर को भी मार दिया जाता है। क्रिमिनल्स ट्रक का दरवाजा जबरदस्ती खोलकर एक और गार्ड को बाहर खींच लेते हैं। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, लेकिन पुलिस की आम बंदूकें इन लोगों के असॉल्ट राइफलों के सामने बिल्कुल बेअसर थीं। इस मुठभेड़ में 4 पुलिस वाले और एक गुंडा मारे जाते हैं। इसके बाद गैंग ट्रक लेकर फरार हो जाता है। ट्रक को वे एक वेयरहाउस में ले आते हैं। यहाँ गैंग लीडर रे बॉस्को पर भड़क जाता है क्योंकि उसने बेवजह गार्ड को गोली मार दी थी। रे कहता है कि अब उन्हें ट्रक की हालत भी ठीक करनी होगी। जैसे ही वह ट्रक का दरवाजा खोलता है, गैंग मेंबर एंसन पूछता है, सब ठीक है? रे जवाब देता है कि हमने 4 पुलिस वालों को मार दिया है। अब पुलिस हम पर ऐसे टूट पड़ेगी जैसे शिकारी कुत्ते। उधर डिटेक्टिव निक ओब्रायन शूटआउट की जगह पहुंचता है। वहां शेरिफ डिपार्टमेंट के अफसर एक मरे हुए गुंडे की लाश के पास खड़े होते हैं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर गैंग वालों ने खाली ट्रक क्यों चुराया। निक कहता है कि इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है। दूसरी ओर सड़क के उस पार बॉस्को उनकी मीटिंग की तस्वीरें ले रहा होता है। वापस जाकर वो रे को दिखाता है और बताता है कि यह आदमी निक इस पूरी केस की जिम्मेदारी संभाल रहा है। रे गैंग को बताता है कि निक मेजर क्राइम्स डिवीजन का हेड है। डॉनी, जो पिछली रात ट्रक चला रहा था, निक की फोटो देखते ही चुपचाप वहां से निकल जाता है। निक और उसकी टीम इस केस की जांच करती है और नतीजे पर पहुंचती है कि यह काम इनसाइडर की मदद से हुआ है, वरना इन्हें कैसे पता होता कि ट्रक 3:30 यहां आएगा। उन्हें शक जाता है रे पर, जो 8 महीने पहले पैरोल पर बाहर आया था। डॉनी, जो रात में बारटेंडर का काम करता था, देखता है कि फेडरल रिजर्व बैंक में काम करने वाले एक आदमी की आईडी बार में छूट गई है। वह आईडी कैश रजिस्टर में रख देता है और रेकी गैंग के सदस्य मैक्स से मिलने जाता है। उसी बार में निक भी बैठा हुआ था। वह डॉनी से सवाल पूछने लगता है, पर डॉनी कहता है कि इस बार में कोई भी आता है, पुलिस भी, अपराधी भी, उसे किसी के बारे में पता नहीं। जब उसकी शिफ्ट खत्म होती है और वह जाने लगता है, तभी अचानक निक उसकी कार की खिड़की पर दस्तक देता है और उसे बेहोश कर देता है। जब डॉनी होश में आता है, वह एक अनजान जगह होता है। बाहर आता है तो निक की टीम और कुछ महिलाएं मौजूद थीं। निक उसे सीसीटीवी की फोटो दिखाता है जिसमें वह रे से मिलता हुआ पकड़ा गया था। डिटेक्टिव गस उसे बताता है कि वे उसका पूरा रिकॉर्ड जानते हैं। कार चोरी, फरार होना, हमला और कैलिफोर्निया में सबसे तेज कार चलाने का जुर्म। गस कहता है कि एक छोटी सी गलती भी उसे सालों तक जेल में डाल सकती है। डॉनी विनती करता है, सर, मैं रे को सिर्फ 1-2 बार मिला हूं, मैं कुछ नहीं जानता। निक उसे उसके हाथ का टैटू दिखाता है, रेगुलेटर। फिर बताता है कि वह खुद एक पुलिस गैंग क्लिक का हिस्सा है। यह गैंग नियम कानून नहीं मानता, सीधे गोली चलाता है। निक अब डॉनी से पूछता है, तुम जैसे डरपोक आदमी का इतने खतरनाक गैंग में क्या काम? डॉनी धीरे से कहता है, सर, मैं बस उनका ड्राइवर हूं। चोरी के ऑपरेशन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। निक डॉनी को बोलता है कि उनसे लगातार संपर्क में रहना होगा। जब मैं कॉल करूं, तुम फोन उठाओगे, समझे? वरना मैं तुम्हें उठा लूंगा। उधर गैंग लॉस एंजल्स की फेडरल रिजर्व बैंक पर नजर रख रहा था। रे बताता है कि यह अमेरिका का वो इकलौता बैंक है जहां आज तक कोई चोरी नहीं हुई। 53 बार कोशिशें हुई, लेकिन हर बार सुरक्षा इतनी टाइट थी कि सब नाकाम रहे। इसी वजह से रे इसी बैंक को लूटने का प्लान बनाता है। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि रे, एंसन, डॉनी और बॉस्को ये सभी रिटायर्ड मरीन कमांडोस हैं। अधिकारियों ने पिछले 10 साल के सभी बड़े हाइस्ट चेक किए और उन्हें एक बात साफ दिखी, जिन 10 सालों में रे जेल में था, उन सालों में कोई बड़ी चोरी हुई ही नहीं। निक अपने अधिकारियों से कहता है कि अगर रे पकड़ा गया तो बाकी सारे अनसुलझे केस भी खुल जाएंगे। रे और उसकी टीम वापस उसी वेयरहाउस में पहुंचती है। रे बैंक की रोज की रूटीन समझाने लगता है। वह बताता है कि बैंक हर दिन पुराने इस्तेमाल न होने वाले नोट्स को सिस्टम से हटाता है और शाम 5 बजे तक उन नोट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर कूड़े में बदल दिया जाता है। फिर यह कचरा एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उठाकर ले जाती है। इन नोट्स के नष्ट होने से पहले उनकी टीम के पास एक छोटा सा मौका होगा और इसी मौके में वे करीब $30 मिलियन हासिल कर सकते हैं। ऐसे पैसे जिन पर किसी का हक नहीं होगा। इसके बाद डॉनी एक चीनी फूड डिलीवरी कंपनी में जॉब लेता है जहां से बैंक के कर्मचारी रोज खाना मंगाते थे।
डॉनी खाने के 2 बैग लेकर बैंक में जाता है। सिक्योरिटी चेक होकर वह अंदर पहुंचता है। एक बैग वो कैफेटेरिया में देता है, लेकिन दूसरा बैग वह वॉशरूम में ले जाकर ऊपर लगी वेंटिलेशन ग्रिल में छिपा देता है। रात में रे और गैंग एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं कि तभी पुलिस आ जाती है। निक रे के टेबल पर आता है और डॉनी से ऐसे बात करता है जैसे वो उसे जिम में मिला हो। वेयरहाउस में वापस रे को शक होता है कि डॉनी पुलिस का आदमी है। वो डॉनी पर बंदूक तानकर पूछता है कि निक को कैसे जानता है। डॉनी सच बता देता है, निक ने उसे पकड़ लिया था और उसके पास गैंग की सारी जानकारी है। डॉनी कहता है कि अब वो निक से कभी नहीं मिलेगा। रे उसे मान लेता है और कहता है कि निक को एक संदेश पहुंचा देना, चोरी इस शुक्रवार होने वाली है। डॉनी निक से एक सूट शॉप में मिलता है। निक पूछता है कि तुम लोग रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे, लेकिन डॉनी बात घुमा देता है और केवल यही कहता है कि डाका शुक्रवार को पड़ेगा, पर लोकेशन नहीं पता। निक उसके बाद उस क्लब में जाता है जहां रे की गर्लफ्रेंड काम करती थी। शो खत्म होने के बाद गर्लफ्रेंड स्टेज से नीचे आती है, निक के कान में कुछ कहती है और दोनों उसके घर चले जाते हैं। अगली सुबह रे वहां पहुंचता है तो उसकी गर्लफ्रेंड घबराकर भागती हुई बाहर आती है और पीछे से निको शर्टलेस निकलता है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। कमरे में रखी बंदूक पर उनकी नजर पड़ती है। निक रे को आंखों से इशारा करता है कि बंदूक उठाओ, लेकिन रे उसके जाल में नहीं फंसता और चुपचाप बेडरूम में चला जाता है। निक बाहर निकलकर अपनी कार में बैठता है, अपने पार्टनर को कॉल करता है और उसे अगली चोरी की लोकेशन बताता है जो उसे रे की गर्लफ्रेंड ने दी थी। बाद में वही गर्लफ्रेंड रे को बताती है, जो तुमने कहा था मैंने कर दिया। आखिर वो दिन आ जाता है, रॉबरी डे। पुलिस बैंक पर कड़ी निगरानी रखे हुए थी। तभी एक वैन पार्किंग में आकर रुकती है। रे और उसकी गैंग बाहर निकलती है, बुलेट प्रूफ वेस्ट, मास्क और हैवी असॉल्ट राइफल्स के साथ। बैंक में घुसते ही वे सीसीटीवी कैमरा शूट कर देते हैं और चिल्लाते हैं, सब नीचे। गैंग सभी लोगों के फोन ले लेती है, हाथ बांध देती है और सभी की कीमती चीजें जमा कर लेती है। रे बैंक मैनेजर से कहता है, पुलिस को कॉल करो, उन्हें बोलो $1 मिलियन चाहिए, वो भी एक फुली फ्यूल्ड हेलीकॉप्टर के अंदर लाकर दो, नहीं तो हर घंटे एक बंधक मारा जाएगा और अगर कोई पुलिस अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो सभी को एक एक करके खत्म कर देंगे। कहानी आगे बढ़ती है। बैंक के बाहर अब पुलिस और FBI पहुंच चुकी थी। तभी अंदर फोन बजा और रे ने उठाया। उसने सीधे पूछा कि क्या उसे उसकी मांग के मुताबिक पैसा मिलेगा या नहीं। पुलिस ने कहा कि वे पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। रे ने गुस्से में कहा कि बिना पैसे की व्यवस्था किए फोन करने के लिए उन्होंने पहले ही एक आदमी को मार दिया है। इतने में बॉस एक आदमी को पीछे ले गया और गोली चलने की आवाज आई। फिर से पुलिस का फोन आया, लेकिन इस बार मैनेजर ने उठाया। मैनेजर ने कहा कि एक आदमी पहले ही मारा जा चुका है और जितनी बार फोन करोगे उतनी बार लोग मरेंगे, इसलिए अगली बार तभी फोन करना जब पैसा तैयार हो जाए। अफसर ने पूछा, क्या वे 90 मिनट रुक सकते हैं? रे ने हाँ कर दी और मैनेजर ने यह संदेश आगे बढ़ा दिया। बाहर पुलिस बैंक का नक्शा देख रही थी कि तभी अंदर से विस्फोट की आवाज आई। पुलिस समझ गई कि चोरों ने तिजोरी तोड़ दी है। तभी निक की नजर नक्शे पर एक जगह पड़ी। उसने टोनी से पूछा, ये क्या है? टोनी ने बताया कि ये सीवेज लाइन है जो शायद अब बंद है, लेकिन निक को उसी में अंदर जाने का रास्ता दिखा। निक ने कहा कि उन्हें अंदर जाना पड़ेगा। वह लोहे की रॉड से मेन दरवाजा खोलने लगा। अंदर जाकर उसने बंधकों से पूछा कि क्या सब ठीक है, लेकिन एक भी चोर वहां नहीं था। पीछे जाकर देखा तो जिसे मरा हुआ दिखाया गया था वह लड़की जिंदा थी। सब कुछ एक नाटक था। फिर उन्हें एक गड्ढा दिखा जो सीवेज लाइन से जुड़ा था, यानी चोर उसी रास्ते भाग चुके थे। निक भी उन्हें पकड़ने के लिए उसी में उतर गया। उधर मैट ने बैंक में फोन कर अपने आप को एल्म सिक्योरिटी कंपनी का अफसर बताया। उसने कहा कि उनकी ट्रक बस 2 मिनट में आ रही है, इसलिए गेट खोल दिया जाए। रे और एंसन बिल्कुल एल्म गार्ड्स की तरह तैयार होकर उसी ट्रक में पहुंचे जिसे उन्होंने पहले चुराया था। उन्होंने ट्रक को दोबारा पेंट किया था ताकि वह असली जैसा लगे। गेट पर उन्होंने असली जैसे दिखने वाले ID दिखाए और फोन से उनका ऐलान भी हो चुका था, इसलिए गार्ड ने बिना शक किए उन्हें अंदर जाने दिया। दोनों ने कैश से भरे 2 बॉक्स उतारे और काउंटिंग फ्लोर में रख दिए। काउंटरमैन ने उन टब्स को उस कमरे में रख दिया जहां $100 के नोट गिने जाते थे। रे और एंसन वेटिंग रूम में चले गए। नीचे टनल में बॉस्को को मौजूद था। रे ने उसे बताया कि डॉनी काउंटिंग रूम में पहुंच गया है। बॉस्को ने पावर ग्रिड में एक स्विच दबाया जिससे पूरे बैंक की बिजली स्लो हो गई। इसका असर यह हुआ कि नोट काटने वाली मशीन रुक गई। साथ ही उस कमरे की कैमरे और मोशन सेंसर भी बंद हो गए जहां डबल नोट गिने जा रहे थे। एक पुलिस गार्ड ने काउंटरमैन से कहा कि सिस्टम बंद होने वाला है, इसलिए थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें। उनके जाते ही रे ने डॉनी को रेडियो पर बताया कि वह काम शुरू कर सकता है। उधर कोई नहीं है। डॉनी डॉलर के बंडलों से भरे एक बॉक्स में छिपा बैठा था। बाहर निकलते समय कुछ बंडल गिर गए जिन्हें उसने तुरंत अंदर रख दिया। उधर बैंक की एक महिला जिसने रोज चाइनीज फूड मंगवाती थी
उसने रेस्टोरेंट पर फोन किया। मैक ने चीनी लहजे में फोन उठाया और बोला, हाँ, खाना बस पहुंचने वाला है। बैंक के अंदर पुलिस ने देखा कि कैमरे और मोशन सेंसर बंद हैं। एक गार्ड ने दूसरे से कहा कि सभी बॉक्स तुरंत गिने होंगे वरना गड़बड़ हो सकती है। काउंटरमैन को फोन किया गया, लेकिन वह कैफेटेरिया में था। उसी समय डॉनी काउंटिंग रूम में एक टेबल के नीचे छिपा हुआ था और मशीन में नष्ट होने वाले डॉलर नोटों को एक काले जिपर बैग में भर रहा था। कहानी आगे बढ़ती है। डॉनी ने बैग को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। सिक्योरिटी गार्ड काउंटिंग रूम में 2 काउंटरमैन के साथ लौट आया। रे ने डॉनी को भागने का सिग्नल दिया। डॉनी ने एयर वेंट का कवर हटा दिया और रेडियो पर रे को बताया कि वह वेंट में है। रे ने बॉस्को को लाइट ऑन करने का सिग्नल दिया। जैसे ही लाइट जलती है, सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। डॉनी वेंट के जरिए बाथरूम की वेंटिलेटर शाफ्ट से बाहर निकलता है। डॉनी ने उसी एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल किया जो एक बैंक कर्मचारी ने बार में छोड़ा था और महिला तक खाना पहुंचाया। इसके बाद वह बिल्डिंग छोड़ देता है। इसी बीच डॉनी के कुछ दोस्त बैंक से कचरा इकट्ठा कर रहे थे। दोनों अलग अलग ट्रकों में गए, लेकिन एक ही कंपनी के नाम से। ट्रक एक क्रॉस रोड पर रुके और ड्राइवरों ने सिर हिलाकर एक दूसरे को सिग्नल दिया। अलेक्से ने बैंक से कचरा अपने वाहन में लोड किया। इसी बीच रे और एंशन बैंक से अपने सिक्योरिटी ट्रक में बाहर आए। बॉस्को कचरा ट्रक का पीछा कर रहा था और रे को उसकी लोकेशन बताई। रे ने ट्रक को सामने से रोक दिया और बॉस्को ने पीछे से रोक दिया। बॉस्को ड्राइवर को धमकाकर ट्रक में बैठ गया और उसे लेकर चला गया, जबकि बाकी गैंग उसके पीछे पीछे। इस दौरान निक शहर भर में रे और उसकी गैंग की तलाश कर रहा था। उसने डॉनी को सड़क पर देखा और अपनी कार रोक ली। मैक ने दूर से देखा कि पुलिस ने डॉनी को अपनी ट्रक में बैठाया। डॉनी हार मान गया और लोकेशन बता दी। रे और उसकी गैंग उस समय डंप साइट पर थी। मैक ने रे को कॉल की कि डॉनी पकड़ा गया है, लेकिन रे ने कॉल काट दी। उसने एंसन को बताया कि डॉनी और मैक पकड़े गए हैं और दोनों कार में चले गए। निक ने रे की कार की झलक देखी और ट्रैफिक वाली हाईवे पर उसका पीछा किया। उसने डिटेक्टिव मर्फ और बोराचो को रेडियो पर स्थिति बताई। रे ने मिरर में देखा कि निक की कार पीछे लगभग 20 कारों की दूरी पर थी। गस ने डॉनी को कार से हथकड़ी लगाई और निक और टोनी के साथ चला गया। मर्फ और बोराचो भी वहां पहुंचे। रे, एंसन और बॉस्को ट्रक से उतरने लगे। जैसे ही पुलिस करीब आई, रे ने फायरिंग शुरू कर दी। एक पुलिस वाला मौके पर ही मारा गया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां दोनों तरफ से वाहनों में टकरा रही थीं। मॉस्को को गर्दन में गोली लगी। रे ने जवाबी फायर करते हुए एक पुलिस वाले को घुटने में मारा। रे और एंसन सड़क पर भागने लगे और निक ने उनका पीछा किया। निक और पुलिस ने एंसन को निशाना बनाकर मार दिया। रे एक एली में छिप गया, लेकिन निक ने उसे गोली मार दी। रे ने मेहनत से अपने हथियार में गोलियां डाली और फिर से खड़ा हुआ। वह निक की तरफ बढ़ा और फायरिंग करने लगा। निक ने अपने पिस्तौल में गोलियां डाली और रे को सीने में गोली मार दी। रे कार के पीछे घिसटते हुए गिरा, लेकिन फिर भी उठकर अपना हथियार निक की तरफ कर दिया। निक ने मजबूरी में आत्मरक्षा में फायर किया। जब निक अपनी कार में लौटता है, डॉनी पहले ही गायब हो चुका था। निक और गस ने रे की कार से काले बैग उठाए और अस्पताल ले गए। पता चला कि बैग में पूरे नोट नहीं, सिर्फ फटे हुए टुकड़े थे। निक डॉनी के ऑफिस गया, लेकिन पता चला कि वह 2 दिन पहले ही नौकरी छोड़ चुका था। निक बार में बैठा था, तभी 2 बैंक कर्मचारी एक्सेस कार्ड लटकाए बार में आए। उसने ध्यान से देखा और समझ गया कि मास्टरमाइंड डॉनी खुद था। अंत में पता चलता है कि डॉनी लंदन में बार टेंडर बनकर काम कर रहा है। उसके दोस्त, जिन्होंने कचरा उठाने का बहाना बनाया था, भी उसके साथ हैं। टोनी ने पहले से ही रे और उसकी गैंग को धोखा देने की योजना बनाई थी। 2 ट्रक एक जैसे दिखते थे, एक में कुचले हुए नोट और दूसरे में असली $100 नोट, कुल $30 मिलियन। डॉनी ने पैसे बैग से निकालकर टायर में भर दिए और उन्हें पनामा भेज दिया, और अब वह लंदन में अगली चोरी की योजना बना रहा है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।